बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे शॉक की थोड़ी डिस्क्रिप्शन और उसके साथ हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट। शॉक का पेशेंट हमारे पास किस तरह से प्रेजेंट करेगा और हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे, शॉक की क्या टाइप्स हैं और उसकी क्या कैटेगरीज़ हैं, वो हम थोड़ा उसको ब्रीफली देखेंगे और उसके बाद हम उसको मैनेज करेंगे कि किस तरह हम पेशेंट को मैनेज करते हैं। पहले तो हम देखेंगे कि शॉक है क्या, कि शॉक की डेफिनेशन क्या है। कि शॉक जो होता है, शॉक असल में शॉक इन चिल्ड्रन, ठीक है जी। तो डेफिनेशन इसकी हम देखेंगे, इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे। अगर हम गौर करें डेफिनेशन पे तो शॉक से हमें जो इसकी डेफिनेशन है, इससे हमें सब कुछ मिल जाएगा। पूरा जो मवाद है इसके अंदर से वो सब कुछ हमें मिल जाएगा। इसके अंदर से हमें इसकी मैनेजमेंट भी मिल जाएगी, हमें इससे जो क्या बॉडी के अंदर चेंजेस आ रही हैं वो सारी चीज़ें हमें इस डेफिनेशन से सब कुछ हम सीख पाएंगे, क्योंकि इसकी डेफिनेशन ही है जो कि सारी चीज़ें हमें बताएगी कि असल में क्या चेंजेस आ रही हैं बॉडी के अंदर। तो डेफिनेशन क्या है शॉक की? शॉक डिफाइंड एज द inadequate delivery of oxygen and substrate to meet metabolic demand to tissue। ठीक है जी। अब आए इसके ऊपर डेफिनेशन के ऊपर के डेफिनेशन क्या कह रही है। अब यहाँ देखें कि डिफाइंड एज इनएडिक्वेट डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन। क्या कह रहे हैं? एक तो ऑक्सीजन पूरी मिल नहीं रही है, ऑक्सीजन की डिलीवरी कम है और सबस्ट्रेट की कम है। ठीक है, सबस्ट्रेट्स में क्या आ जाता है? आपके ग्लूकोज कम है, इलेक्ट्रोलाइट्स कम हैं। ठीक है, टू मीट मेटाबॉलिक डिमांड टू टिश्यू, जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट है जिस चीज़ की, जैसे ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है बॉडी को, वो ग्लूकोज पूरी तरह मिल नहीं रहा है। जैसे ऑक्सीजन की ज़रूरत है बॉडी को, ऑक्सीजन नहीं मिल रही। अब बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए, अब 100% ऑक्सीजन चाहिए, 100% उसको मिल नहीं रही, उसको 60% मिल रही है। तो बॉडी क्या करेगी? बॉडी एफर्ट लगाएगी कि मुझे और मज़ीद ऑक्सीजन चाहिए।
जाहिर सी बात है एफर्ट लगाएगी, वर्कअप ब्रीदिंग बढ़ जाएगा, वर्कअप ब्रीदिंग बढ़ेगा तो टैकीपेनिया शो होगा, पेशेंट ज़्यादा एफर्ट करेगा, लैबर्ड ब्रीदिंग होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर सबस्ट्रेट की कमी होगी, ग्लूकोज लेवल कहाँ जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया पेशेंट चला जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। और जहाँ ऑक्सीजन कम है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है रिटेन होना शुरू हो जाए, बाइकार्ब आपका जो है मेटाबॉलिक एसिडोसिस की तरफ चला जाएगा पेशेंट, बाइकार्ब आपका लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो डेफिनेशन से हमें पता चल रहा है कि शॉक में पेशेंट किस तरह का प्रेजेंट करेगा। अच्छा, इसके अब दो मेजर टाइप्स हैं, टू मेजर टाइप्स, ठीक है जी, टू मेजर टाइप्स हैं। अब क्या इसके मेजर टाइप्स हैं, एक है कंपनसेटेड शॉक, दूसरा है हमारे पास अनकम्पनसेटेड, ठीक है जी। एक कंपनसेटेड शॉक है, दूसरा अनकम्पनसेटेड शॉक। अब यहाँ पे हमें क्लियर कट पता चल रहा है कि कंपनसेटेड का क्या मतलब है और अनकम्पनसेटेड का क्या मतलब है। कंपनसेटेड का मतलब यही है कि जाहिर सी बात है बॉडी कंपनसेट कर रही है उसके साथ, ठीक है। बॉडी जितना भी मटेरियल मिल रहा है उसको, ऑक्सीजन मिल रहा है, जितना सबस्ट्रेट उसको मिल रहा है, बॉडी उसके साथ ही अपना काम चला रही है, मतलब बॉडी उसके साथ कंपनसेट कर रही है, काम चला रही है अपना, ठीक है। आसान उर्दू में यही कहेंगे भाई काम चला रही है, बॉडी काम चला रही है। अच्छा, अब इसमें क्या होगा कि जो अर्ली इसकी साइंस होंगी वो क्या होंगी, जो ब्लड प्रेशर है कंपनसेटेड में, ब्लड प्रेशर स्टिल नॉर्मल, वो नॉर्मल होगा, ठीक है। हार्ट रेट इज़ एलिवेटेड, क्योंकि हार्ट रेट एलिवेटेड ही होगा, कंपनसेट कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रख रहा है हार्ट रेट बढ़ा के, ठीक है जी। हार्ट रेट बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रख रहा है अपना, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास लेट फीचर्स के हैं, आप क्या है, बीपी यहाँ पे लो होगा और एंड आर्गन डैमेज is usually present, and organ damage usually present। अब ये अनकम्पनसेटेड है, बॉडी ने एफ़र्ट लगाई, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगाई, इतनी एफ़र्ट लगाने के बाद बॉडी थक गई, अब उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मज़ीद अपनी एफ़र्ट लगाए, अब वो थक गई है, अब वो मज़ीद काम नहीं कर सकती, तो अब ब्लड प्रेशर भी लो हो रहा है, क्योंकि जैसे कि अब
हार्ट रेट है, आपका हार्ट है, पंप हो के आखिर में इतना पंप होता रहा है कि वो अब फेल्योर की तरफ चला गया है, क्योंकि अब वो थक गया है, अब वो नहीं पंप कर रहा। तो अब आपका बीपी भी लो होना शुरू हो गया और आर्गान्स भी काम करना छोड़ गए। तो इसके लिए एंड ऑर्गन डैमेज, हार्ट फेल हो गया, ठीक है, आपकी किडनीज़ पे असर आएगा, आपका ब्रेन पे असर आएगा। तो ये एंड ऑर्गन डैमेज की तरफ पेशेंट जा रहा है, ठीक है जी। अब इसकी कैटेगरीज़ हैं, 4 कैटेगरीज़ हैं इसकी, 4 कैटेगरीज़ ऑफ शॉक। 4 कैटेगरीज ऑफ शॉक, ठीक है जी। अब पहली कौन सी है? हाइपोवोलेमिक शॉक। दूसरी डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, ठीक है, या वैसोडायलेशन भी कह सकते हैं। तीसरी है कार्डियोजेनिक। चौथी कौन सी है? ऑब्स्ट्रक्टिव। ठीक है जी। अब वन बाय वन देखते हैं इन 4 कैटेगरीज को कि ये क्या हैं और क्यों होती हैं, इनके काजेज़ क्या हैं। पहले पे हम देखते हैं कि हाइपोवोलेमिक शॉक क्या है। हाइपोवोलेमिक शॉक पहले पे है, हाइपोवोलेमिक शॉक। अब इसकी काजेज़ क्या हैं? डिहाइड्रेशन, फर्स्ट पे रखें इसको, डिहाइड्रेशन। सेकंड पे फ्लूइड लॉस, जैसे सच एज डायबिटीज़ इंसिपिडियस, ठीक है। थर्ड पे ब्लीडिंग, ठीक है जी, या फोर्थ पे थर्ड स्पेसिंग। थर्ड स्पेसिंग में क्या है? थर्ड स्पेसिंग में बर्न आ जाता है, बर्न है, या नेफ्रोटिक सिंड्रोम, प्रोटीन लूजिंग इंटेरोपैथी भी हो सकता है, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं अप्रोच के ऊपर, ठीक है जी। अप्रोच क्या होगी? अप्रोच इन पेशेंट, हमारी अप्रोच क्या होगी, ठीक है जी। क्लिनिकली प्रेजेंट कैसे करेगा पेशेंट? अगर सेप्टिक शॉक है तो पेशेंट को फीवर होगा, हाई ग्रेड फीवर होगा, और हार्ट रेट शोज टैकीकार्डिया, बीपी क्या होगा? लो होगा, हाइपोटेंशन होगा, ठीक है जी। और न्यूबॉर्न होगा तो उसके अंदर
न्यूबॉर्न में ब्रेडिकार्डिया मिलेगा, ठीक है। हार्ट रेट टेकिकार्डिया हमें किस में मिलेगा, अगर बच्चा है, ठीक है, न्यूबॉर्न नहीं है तो उसमें हमें टेकिकार्डिया मिलेगा। अगर न्यूबॉर्न है तो हमें ब्रेडिकार्डिया मिलेगा और बीपी हमें लो मिलेगा। अगर कंपनसेटेड शॉक है तो उसमें बीपी हमें नॉर्मल मिलेगा। रेस्पिरेटरी रेट जो है इंक्रीज मिलेगा और मेटाबॉलिक एसिडोसिस मिलेगा, ठीक है। मेंटल स्टेटस क्या होगा, अल्टर्ड होगा। कैपिलरी रिफिल टाइम जो है वो डिक्रीज होगा। पेरिफेरल एक्सट्रीमिटीज़ जो हैं वो कोल्ड होंगी। पेरिफेरल पल्सेस क्या होंगी, ओवर होंगी, ठीक है जी। और हम जो है कैपिलरी रिफिल देखते हैं, CRT जब हम देखते हैं तो वो हम पेरिफेरल एक्सट्रीमिटीज़ से नहीं देखेंगे, क्योंकि शॉक में जब पेशेंट आता है तो कैपिलरी रिफिल टाइम के लिए वो परफेक्ट जगह नहीं होती, क्योंकि पेरिफेरी तो कोल्ड है, वो वैसी साइनोज होती हैं। तो उसके लिए हम ग्लेबुला को चूज़ करते हैं जो कि परफेक्ट जगह होती है, उसको बिटवीन द आईब्रोज, जो हम जहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है जी। अब हम लैब्स की बात करें तो लैब्स में हम क्या देखते हैं, सोडियम एबनॉर्मलिटीज़ देखेंगे, ठीक है जी। इसमें पोटेशियम देखेंगे और एसिडोसिस, ठीक है। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एलिवेटेड होगा। प्रीरीनल में LFTs करवाएंगे और EKG करवाएंगे, इको करवाएंगे, ठीक है। चेस्ट एक्सरे करवाएंगे। चेस्ट एक्सरे क्यों करवाएंगे, चेस्ट एक्सरे शॉक के लिए करवाएंगे। लैब्स में हम मतलब सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करवाएंगे, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन करवाएंगे, आपका RBS करवाएंगे, EKG करवाएंगे, इको करवाएंगे, ठीक है। आपका इको करवाएंगे और चेस्ट एक्सरे करवाएंगे। चेस्ट एक्सरे में हम हार्ट की साइज़ देखेंगे, टेंशन नीमोथोरेक्स तो नहीं है वो देखेंगे, पेरिकार्डियल इफ्यूजन वगैरह देखेंगे वो तो नहीं है, ठीक है जी। ये चीज़ें हम देखेंगे। अब आ जाती है ट्रीटमेंट। अब पेशेंट तो आ गया आपके पास, आपने इन्वेस्टिगेशन भी करा ली, अब एक्यूट ट्रीटमेंट हम इसकी क्या करें। पहले तो हम पेशेंट को, जैसे ही पेशेंट आपके पास आता है, अगर आपको पता चलता है कि ये नीमोथोरेक्स का पेशेंट है, पहले तो नीडल जो है आप इंसर्ट करेंगे, नीडल डिकम्प्रेशन करके उसको नीमोथोरेक्स की फर्स्ट जो ट्रीटमेंट डिकम्प्रेशन करेंगे। उसके बाद आप उसको फ्लूइड देंगे, 20 cc पर kg IV फ्लूइड बोलस देंगे ओवर 20 मिनट्स हाइपोवोलेमिक शॉक में। अब इसको रिपीट करेंगे, रिपीट एज नीड अप टू 3 times। अब do not give 4 bolus, it means you
are overloaded the patient and lungs. अगर आप समझ रहे हो कि आपने पेशेंट को 20 ml पर kg से बोलस दिया और पेशेंट जो है रिवाइव शॉक से आउट हो जाता है, नॉर्मल सेलाइन के 20 ml पर kg से बोलस दिया, पेशेंट रिवाइव नहीं हुआ, आपने सेकंड बोलस दिया, पेशेंट आउट नहीं हुआ शॉक से, आपने थर्ड बोलस दिया, फिर भी पेशेंट शॉक से आउट नहीं हुआ, आपने उस चेस्ट को अस्कल्टेट करना है। अगर चेस्ट में आपको कोई क्रैप्स नहीं मिल रहे, कोई आपको रोंकाई, कोई बेजल क्रैप्स वगैरह नहीं मिल रहे, तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट आपका फेल्यूर में नहीं है। ठीक है, फोर्थ बोलस की तरफ आप ना जाएं, क्योंकि आप अगर फोर्थ बोलस की तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब आप पेशेंट को ओवरलोड कर रहे हैं और उसके लंग्स को भी आप ओवरलोड करने के चांसेस बढ़ा रहे हैं। तो बेहतर ये है कि आप उसको टैक्स सेल ट्रांसफ्यूज़ करें। ठीक है, और फिर मैनेजमेंट आप उसकी स्टार्ट कर दें एज एड्रेनलिन, एपिनेफ्रिन और डोपामिन। एपिनेफ्रिन हम एपिनेफ्रिन डोपामिन देते हैं, एंड डोपामिन जो है B1 B2 एगोनिस्ट है, वो इंक्रीज़ करता है कार्डियक आउटपुट को, इंक्रीज सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करता है। अदर ऑप्शन हमारे पास है एपिनेफ्रिन फॉर एनाफाइलैक्टिक शॉक, नॉरएपिनेफ्रिन फॉर वार्म डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक और डोपामिन फॉर कार्डियोजेनिक शॉक के लिए। ठीक है जी, ये और ये थोड़ा ब्रीफ डिस्कशन थी हमारी शॉक के ऊपर, जो हमने शॉक की मैनेजमेंट और अप्रोच आज हमने जो कि कोशिश किया कि हमने इसको कवर करने की और समझने की। थैंक यू।